दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिव्य ज्वाला का तीसरा स्तर। विवेक, कुछ समय के लिए मेरी सुरक्षा करो। ध्यान रखना कि कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरी साधना के बीच में नहीं आना चाहिए। आकर्ष ने जल्दबाजी में ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर महा और विवेक से कहा। उसे यह तो पता नहीं था कि पिरामिड क्या है और बात कैसे कर पा रहा है, लेकिन उसे यह पता था कि पिरामिड उसके भले के लिए ही उसे साधना करने को कह रहा है। क्योंकि अगर पिरामिड का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का होता तो वह इतने सालों में कई बार उसे नुकसान पहुंच चुका होता। अब कारण तो महा और विवेक को भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आकर्ष का संदेश सुना, दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए आकर्ष को दो अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। महा ने अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आकर्ष के चारों तरफ बर्फ की 4 बड़ी दीवारें खड़ी कर दी थी। यहाँ पर उसने इतनी सावधानी रखी थी कि बर्फ की ठंड आकर्ष के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती थी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने स्वर्णबिंदु महल के महाराज के पिता पर प्रहार किया। ठीक इसी समय पर एक कर्कश आवाज महा और विवेक सहित वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई थी। सभी का ध्यान एकदम से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ चला गया। वहां पर एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था। यह आवाज उसी की थी। यहाँ पर वह जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा था जिसको महा ने अभी खत्म किया था। विवेक और आसपास खड़े लोगों ने जब सुना कि वह व्यक्ति कौन था तो सभी के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। लोग अलग अलग बातें करने लगे। यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति को महा ने अभी खत्म किया था यह न सिर्फ एक रसायन शास्त्री था बल्कि अस्त्र शिल्पकार भी था। वह स्वर्णबिंदु महल के महाराज का पिता था और चौथे राजकुमार से उनका काफी करीबी संबंध था। हालांकि उनके बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वह लोग सिर्फ चौथे राजकुमार के पक्ष से थे। तुमने मेरे मालिक की हत्या क्यों की? मध्य अवस्था के आदमी ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। हम राजकुमार सूर्यवर्धन के पक्ष से हैं। महा ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विवेक ने पहचान उजागर कर दी। उसने यह इसलिए किया था क्योंकि स्वर्णबिंदु महल से दुश्मनी करना चौथे राजकुमार से दुश्मनी करने के बराबर था और अगर वह पहचान उजागर नहीं करता तो स्वर्णबिंदु महल यहाँ पर जाकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। राजकुमार सूर्यवर्धन के पक्ष से। जैसे ही मध्य अवस्था के आदमी ने यह जवाब सुना उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और चिंता का भाव दिखाई देने लगा। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन निकाला और एक संदेश अपने महाराज यानी कि स्वर्ण बिंदु महल के महाराज के पास भेज दिया। इधर बर्फ की 4 दीवारों के बीच में आकर्ष पूरी कोशिश कर रहा था कि उस नई देव ज्वाला को अपने शरीर में स्थान दे सके। जब तक दोनों ज्वालाएं अलग थी तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दोनों ज्वालाओं के मिलने के कारण अब जो नई ज्वाला बनकर सामने आई थी उसका ताप इतना ज्यादा था कि आकर्ष के शरीर के लिए उसे सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। पिरामिड इस दौरान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आकर्ष की प्रत्येक मांसपेशी और हड्डी को तोड़ रहा था तथा पुनः निर्माण कर रहा था। वो यह इसलिए कर रहा था ताकि उस नए ताप के साथ आकर्ष के नए शरीर का निर्माण हो सके। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। आकर्ष को बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन इस दर्द के साथ वह यह भी महसूस कर पा रहा था कि उसका शरीर मंत्रमंडल के योद्धा की तुलना में ज्यादा मजबूत हो रहा है। आज जब उसने मंत्रमंडल में प्रवेश किया था तब उसके शरीर में इसी प्रकार के परिवर्तन हुए थे, लेकिन उनका स्तर बहुत छोटा था। पर अब जो परिवर्तन हो रहा था वह बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर शारीरिक तौर पर मंत्रमंडल के योद्धा के जितना नहीं बल्कि महामंत्रमंडल के योद्धा के जितना शक्तिशाली हो रहा है। दूसरी तरफ स्वर्ण बिंदु महल में जैसे ही स्वर्ण बिंदु महल के राजा को उस मध्य अवस्था के आदमी के द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त हुआ, वह गुस्से से बौखला उठा।
गुस्से में दहाड़ते हुए वह अपने महल से बाहर निकला और सीधा उस स्थान की तरफ रवाना हो गया जहां पर वह मध्य अवस्था का आदमी मौजूद था। रास्ते में वह संदेश पढ़ रहा था, जिस कारण उसे पता चल गया कि वहां पर हुआ क्या था। थोड़ी ही देर में वो उस स्थान पर पहुंच गया। उसे वहां पर देखकर मध्य अवस्था के आदमी ने उसे प्रणाम किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह विवेक को देख रहा था। समझ में तो उसे भी आ चुका था कि यहाँ पर पूरी गलती उसके पिता की थी। उसके पिता ने ही पहले प्रहार किया था, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी वो दुश्मनों का साथ कैसे दे सकता था। इसलिए उसने चौथे राजकुमार से मदद मांगी। उसने चौथे राजकुमार के पास संदेश भेजा। उसे लगा था कि उसे ऐसा करते देखकर विवेक या फिर महा में से कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा, पर दोनों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर स्वर्ण बिंदु महल का राजा चौंक पड़ा। जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, उसमें तो विवेक को अपने राजकुमार को संदेश भेजना चाहिए था। फिर वह इतना शांत होकर वहां पर कैसे खड़ा था। इधर महल में जैसे ही चौथे राजकुमार वंश को संदेश मिला, वह तुरंत अपने महल से रवाना हुआ और बाजार में आ गया। स्वर्ण बिंदु महल उसके पक्ष में खड़ा था। अगर उसे सिंहासन हासिल करना था तो स्वर्ण बिंदु महल के राजा की मदद करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा है त्रिभुवन? राजकुमार वंश ने वहां पर आने के बाद स्वर्ण महल के राजा से सवाल किया। स्वर्ण महल के राजा का नाम था त्रिभुवन। राजकुमार, इसने मेरे पिता की हत्या की, बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। त्रिभुवन ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर राजकुमार वंश से कहा। किसने? राजकुमार वंश को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार त्रिभुवन का पिता काफी शक्तिशाली योद्धा था। उसको कोई इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकता था? जैसे ही उसने उस दिशा में देखा जहां त्रिभुवन इशारा कर रहा था, तो उसके होश उड़ गए। पहले तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था, लेकिन सामने खड़े लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से का भाव एक ही पल में गायब हो गया। आप दोनों यहाँ पर? महा ने अपना चेहरा छुपा रखा था, जिस कारण राजकुमार उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके पहनावे को देखकर राजकुमार को समझ में आ गया था कि वह कौन है। ऊपर से वहां पर विवेक भी खड़ा था। उसको देखकर तो राजकुमार वंश को पूरा विश्वास हो गया था कि त्रिभुवन के पिता को खत्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि आकर्ष और महा है। उसने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। अपने अंगरक्षक के साथ उसने त्रिभुवन को अपने साथ चलने का इशारा किया। यह सब देखकर त्रिभुवन चौंक पड़ा। वह तो उम्मीद कर रहा था कि चौथा राजकुमार वंश उसकी मदद करेगा, लेकिन यहां मदद करना दूर, चौथा राजकुमार तो वहां से बिना कुछ कहे ही जा रहा था। त्रिभुवन का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसके मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या इसी दिन के लिए वह चौथे राजकुमार का समर्थन कर रहा था कि जरूरत पड़ने पर चौथा राजकुमार उसकी मदद करने से मना कर दे। खैर, उसको गुस्सा आ रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपना गुस्सा प्रदर्शित भी कर सकता था। चौथे राजकुमार के साथ उसका अंगरक्षक था। त्रिभुवन दोनों के सामने कुछ भी नहीं था। किसी तरह से उसने अपने आप को समझाया और राजकुमार के साथ वहां से रवाना हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखा जो उसके पिता के साथ आया था। ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उसने उस व्यक्ति से कहा, मेरे पिता के शरीर के प्रत्येक अंग को वापस महल लेकर जाओ। याद रखना, अगर एक भी अंग गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। मध्य अवस्था का आदमी अपने महाराज की यह बात सुनकर इतना ज्यादा डर गया कि उसने जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। चुपचाप उसने बर्फ के टुकड़ों में से अपने महाराज के पिता का शरीर अलग करना शुरू किया। इधर राजकुमार वंश त्रिभुवन को लेकर वहां से काफी दूर आ चुका था। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? राजकुमार वंश ने त्रिभुवन से पूछा, जिस पर त्रिभुवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी साफ बता रही थी कि उसके मन में यही सब बातें चल रही थी।
देखो त्रिभुवन, तुम मुझे कई सालों से जानते हो। तुम्हें यह पता होगा कि आज से पहले जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी है, मैंने हर बार तुम्हारी मदद की है। आज तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं कि उन लोगों से जितना हो सके दूर रहो। जो महिला वहां पर खड़ी थी वह महामंत्र मंडल के तीसरे स्तर की योद्धा है। उसके साथ एक व्यक्ति भी है, वह मंत्र मंडल का योद्धा है। पर उनकी ताकत को एक तरफ कर दे तो भी उनकी पहचान इतनी ज्यादा विशेष है कि तुम तो क्या मैं भी उनका कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुकुल के सदस्य हैं, जो ताकत के मामले में तीनों देव गुरुकुलों से बहुत आगे हैं। दुश्मनी करना आसान है, लेकिन उसके परिणाम को सहन करना आसान नहीं है। मेरी मानो तो इस बदले को भूल जाओ। बदला लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे स्वर्ण बिंदु महल का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। राजकुमार वंश ने त्रिभुवन को समझाते हुए कहा। यह सब सुनकर त्रिभुवन की आंखें डर के कारण बड़ी हो गई। इसकी तो उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता जिन लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं, उनकी पहचान और ताकत उन सब से इतनी ऊपर होगी। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरा या आपका नुकसान हो। त्रिभुवन ने राजकुमार वंश से कहा। अच्छी बात है। राजकुमार ने त्रिभुवन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर अपने अंगरक्षक के साथ वहां से गायब हो गया। त्रिभुवन अभी भी अपने स्थान पर ही खड़ा था। नहीं, इतनी आसानी से इस दुश्मनी को नहीं भुलाया जा सकता। मेरे पिता अगर उस महिला और उस व्यक्ति को खत्म करना चाहते थे तो उनकी यह आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। त्रिभुवन ने मन ही मन अपने आप से कहा। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आकर्ष और महा की ताकत कितनी है तो उसकी आंखें निराशा से भर गई। वह जानता था कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसे बदला लेना था तो कम से कम एक भूपाल मंडल के योद्धा की जरूरत पड़ने वाली थी। पर ऐसा कोई योद्धा तो पूरे गरुड़ साम्राज्य में नहीं था। तो फिर वह बदला कैसे लेगा? वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया, जिसके बाद उसकी आंखें कत्ल के भाव से चमकने लगी। वह तुरंत अपने स्थान से गायब हुआ और अपने महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और गंभीर स्वर में उनसे कहा, मैं कुछ समय के लिए अद्वितीय भूमि पर जा रहा हूं। मुझे आने में समय लग जाएगा। हमारे महल की तरफ से जिन योद्धाओं का चयन किया गया है, उन्हें मुकाबले में भाग दिलवाने के लिए तुम लोग लेकर जाओगे। इतना कहकर त्रिभुवन अद्वितीय भूमि के लिए रवाना हो गया। अद्वितीय भूमि पर 3 बड़े शहर थे जो 3 बड़े गुरुकुलों के अधीन थे। त्रिभुवन यहां पहुंचकर कुछ लोगों से मिलना चाहता था। यह एक हत्यारों का समूह था जिनकी वास्तविक पहचान के बारे में कोई भी नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह 3 बड़े गुरुकुलों के उच्च अधिकारी थे, लेकिन तीनों बड़े देव गुरुकुलों ने कभी भी आगे आकर इस बात को स्वीकार नहीं किया था। त्रिभुवन इनसे संपर्क इसलिए करना चाहता था क्योंकि इस समूह में कुछ ऐसे हत्यारे थे जो भूपाल मंडल के योद्धा थे। त्रिभुवन उन्हें आकर्ष और महा को खत्म करने का काम देना चाहता था। हालांकि यह लोग बहुत बड़ी कीमत लेते थे, लेकिन त्रिभुवन भी अपने पिता का बदला लेने के लिए कोई भी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था, फिर चाहे उसे अपने महल के सारे संसाधन ही क्यों न बेचने पड़ जाएं। इधर बाजार में आकर्ष के शरीर में अभी भी परिवर्तन हो रहे थे, पर पहले के जैसे अब उसे अपने शरीर में दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में थी। लगभग आधे घंटे तक आकर्ष उसी अवस्था में बैठा रहा। उसके बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका शरीर किसी महामंत्र मंडल के योद्धा के जितना मजबूत हो गया था। यह महसूस करते ही उसने सबसे पहले अपने आत्ममंडल में झांका और उस देव ज्वाला व उस पिरामिड से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। क्या हुआ है? कुछ देर पहले तक तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे।
यह ज्वाला अपने आप को दिव्य ज्वाला बता रही थी और इस पिरामिड को धातु सम्राट अयस कहकर संबोधित कर रही थी। लेकिन अब जब मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो दोनों बिल्कुल चुप हो गए हैं। आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। वह दोनों को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसने गौर किया कि देव ज्वाला पहले की तुलना में थोड़ी बड़ी हो गई है। याद आया, यह ज्वाला अपने किसी स्तर के बारे में बात कर रही थी। पहले यह दूसरे स्तर में थी जिसकी उम्र सिर्फ 100 वर्ष के लगभग थी, लेकिन इस नई देव ज्वाला को अवशोषित करने के बाद अब यह अपने तीसरे स्तर में पहुंच गई है। क्या इसका फायदा मुझे भी मिलेगा? आकर्ष ने अपने आप से पूछा। उसे यह तो पता नहीं था कि यह दोनों थे क्या, पर इतना पक्का था कि यह दोनों कोई सामान्य धातु या सामान्य ज्वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह धातु इतनी आसानी से उसके आत्ममंडल की सुरक्षा नहीं कर पाती और वह ज्वाला इंसानों की तरह बात नहीं कर पाती। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए आकर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देव ज्वाला, जो कि दिव्य ज्वाला थी, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जब उसका शरीर महामंत्र मंडल के योद्धा के जितना मजबूत हो गया था तो वह और भी बड़े स्तर पर देव ज्वाला का इस्तेमाल कर पा रहा था। चलो अच्छा है, अपने सवालों का जवाब नहीं मिला पर कम से कम इस देव ज्वाला का तो बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर सकता हूं, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद उसने देव ज्वाला को वापस अपने शरीर में छुपाया और अपने आसपास देखा। केवल अब जाकर उसका ध्यान इस बात पर गया था कि उसके चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। महा, इन दीवारों को हटाओ, आकर्ष ने धीरे से आवाज लगाकर महा से कहा। अभी तक महा चिंतित होकर अपने स्थान पर खड़ी थी, पर जैसे ही आकर्ष की आवाज उसे सुनाई दी, उसकी सारी चिंता एक ही पल में गायब हो गई। उसने तुरंत दीवारों को हटाया और जाकर आकर्ष के गले से लिपट गई। महा का ऐसा बर्ताव देखकर आकर्ष को काफी हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि महा उसकी इतनी ज्यादा चिंता करने लगी थी। उसने विवेक की तरफ देखा। विवेक को समझ में आ गया कि आकर्ष क्या पूछना चाह रहा है, तो उसने विस्तार से सब कुछ बता दिया जो वहां पर घटा था। आपको अंदाजा भी नहीं है, जब आप बर्फ की दीवारों के बीच बंद थे तो इन्हें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। उनकी आंखों में कत्ल का भाव था। ऐसा भाव तो मैंने उनकी आंखों में तब भी नहीं देखा था जब इन्हें मुझ पर गुस्सा आया था, विवेक ने आकर्ष से कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महा उसको लेकर इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो रही थी। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चिंतित होना पड़ा, आकर्ष ने माफी मांगते हुए महा से कहा। मुझे लगा था कि वह ऊर्जा की तरंग तुम्हें मार देगी। फिर से ऐसा कभी मत करना। मेरे पास अब सिर्फ तुम हो। अपनी मां को खोने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खो सकूं, महा ने दबी हुई आवाज में कहा। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष को भी उसके लिए बुरा लगने लगा। किसी तरह से उसने महा को संभाला और फिर वापस राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन के लिए रवाना हो गया। चलते चलते उसे अचानक से कुछ याद आया और उसने विवेक की तरफ देखते हुए पूछा, यह स्वर्ण बिंदु महल के महाराज का पिता अस्त्र शिल्पकार था या फिर रसायन शास्त्री? वह दोनों थे। उनकी देव ज्वाला थोड़ी विशेष थी। एक ही समय पर वह अस्त्र शिल्पकार और रसायन शास्त्री दोनों का काम कर सकते थे, विवेक ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष सोच में पड़ गया। अगर विवेक का कहना सही था तब तो इसका मतलब यह था कि वह भी अपनी देव ज्वाला दिव्य ज्वाला का इस्तेमाल करके हथियार शिल्पकार और रसायन शास्त्री दोनों बन सकता था। ऊपर से अब जब उसकी दिव्य ज्वाला अपने तीसरे स्तर में पहुंच चुकी थी तो वह उच्च श्रेणी की गोलियों का भी निर्माण कर सकता था। यही सोचकर उसने अपना रास्ता बदला और फिर से बाजार की तरफ चलने लगा। महा ने इसको लेकर कोई सवाल नहीं किया। वह तो इसी बात से खुश थी कि आकर्ष उसके साथ है। रही बात विवेक की तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आकर्ष कहां पर जा रहा है, उसका काम बस उसकी सुरक्षा करना था।
लेकिन थोड़ी ही देर में वह सोचने पर मजबूर हो गया। दरअसल आकर्ष बाजार में सामान खरीदने तो आया था, पर यह पूरा सामान वह सामान था जो उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण करने के लिए चाहिए था। जितना विवेक को याद था तो आकर्ष ने खुद बताया था कि वह बस प्राथमिक श्रेणी का रसायन शास्त्री है। अगर सच में ऐसा था तो आकर्ष अब उच्च श्रेणी की गोलियों को बनाने के लिए सामग्री क्यों खरीद रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय वरिष्ठ आकर्ष ने ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि वह प्राथमिक श्रेणी के रसायन शास्त्री है, जबकि वास्तव में वह उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री है? विवेक ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। वह जो कुछ देख रहा था उसके आधार पर बस एक अनुमान लगा पा रहा था। सच्चाई क्या थी इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। तुम्हारे पास महामंत्रास गोली की निर्माण विधि नहीं है? अचानक से विवेक को आकर्ष की आवाज सुनाई दी, जो एक गोली की निर्माण विधि के लिए दुकानदार से सवाल कर रहा था। महोदय, हमारे पास निर्माण विधियां तो है, लेकिन उच्च श्रेणी की गोलियों की निर्माण विधियां नहीं हैं। इस प्रकार की निर्माण विधियां बाजार में थोड़ी मिलेगी, दुकानदार ने जवाब दिया। हाँ महोदय, हमारा साम्राज्य उच्च श्रेणी का साम्राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर उच्च श्रेणी की निर्माण विधियां नहीं मिलती। यहाँ पर तो क्या, अद्वितीय भूमि पर भी यह बड़ी मुश्किल से मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको सच में इस प्रकार की निर्माण विधि की जरूरत है तो आप राजकुमार सूर्यवर्धन से इस बारे में बात कर सकते हैं। उनके लिए इस प्रकार की निर्माण विधि का इंतजाम करना मुश्किल नहीं होगा। विवेक ने भी दुकानदार की बात का समर्थन करते हुए कहा। ठीक है, फिर हम जड़ी बूटियां और बाकी सब औषधीय सामग्री खरीद लेते हैं। आकर्ष ने इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया और अपने देवमणियों से काफी बड़ी मात्रा में कुछ जरूरी जड़ी बूटियां और औषधीय सामग्री खरीद ली। इसके बाद वह विवेक और महा के साथ वापस महल के लिए रवाना हो गया। राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन में प्रवेश करने के बाद आकर्ष और महा तो अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं विवेक राजकुमार सूर्यवर्धन से मिलने के लिए आ गया। उसने सूर्यवर्धन से मिलने के बाद सब कुछ विस्तार से बताया कि आज बाजार में क्या हुआ था। आखिर में जब सूर्यवर्धन ने सुना कि आकर्ष उच्च श्रेणी की गोलियों की निर्माण विधि ढूंढ रहा है तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत अपने स्थान से खड़ा हुआ और आकर्ष से मिलने के लिए आ गया। मैंने विवेक से सुना कि आप उच्च श्रेणी की गोलियों को बनाने की निर्माण विधि ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने तो बताया था कि आप उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री नहीं हैं। क्या यह निर्माण विधि आपको अपने लिए चाहिए या आप अपने किसी दोस्त के लिए ले रहे हैं? राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से पूछा। मैं अपने लिए ही ले रहा हूं। सच कहूं तो पहले मुझे भी पता नहीं था कि मेरी देव ज्वाला उच्च श्रेणी की देव ज्वाला है। आज बाजार की लड़ाई में मुझे कुछ नई बातें पता चली, इसलिए मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि क्या मैं उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर सकता हूं या नहीं। आकर्ष ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन पहले तो चौंक पड़ा, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके लिए तो यह खुशी की ही बात थी, क्योंकि अगर आकर्ष सच में उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बन जाता है तो फिर उसे मुकाबले में भाग लेकर तीनों देव गुरुकुलों में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। वह अपने रसायन शास्त्री की पहचान के साथ ही तीनों देव गुरुकुलों में से किसी एक देव गुरुकुल में शामिल हो सकता था। सूर्यवर्धन ने जल्दी से एक उच्च श्रेणी की गोली की निर्माण विधि आकर्ष को लाकर दे दी, जिसके बाद आकर्ष ने महा को अपने कमरे में साधना करने को कहा और खुद राजकुमार सूर्यवर्धन व विवेक के साथ गोली का निर्माण करने के लिए एक दूसरे कमरे में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने ज्वाला हांडी पर अपनी ज्वाला का इस्तेमाल किया, ज्वाला हांडी तुरंत फट गई। केवल अब जाकर आकर्ष को यह बात याद आई थी कि वह इतना ज्यादा उत्साहित हो चुका था कि बाजार से उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी तो लाना ही भूल गया था। उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री आकर्ष, यह क्या था? धमाका सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन ने खांसते हुए पूछा। इतना तो उसे पता था कि आकर्ष की देव ज्वाला प्राथमिक स्तर की नहीं है, इस वजह से ज्वाला हांडी फूट गई। लेकिन जितनी जल्दी यह धमाका हुआ था
उसके कारण राजकुमार सूर्यवर्धन अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं पाया। मैं भूल गया कि ज्वाला का स्तर बढ़ने के साथ ही अब मुझे ज्वाला हांडी के स्तर को भी बढ़ाना होगा। मैंने जल्दबाजी दिखाई और इस कारण यह ज्वाला हांडी टूट गई। आकर्ष ने जवाब दिया, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ज्वाला हांडी के टूटने के बाद निराश हो जाता, लेकिन आकर्ष और राजकुमार सूर्यवर्धन दोनों ही ज्वाला हांडी के टूटने के कारण निराश नहीं थे। उल्टा उनके मन में खुशी की एक लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि ज्वाला हांडी के टूटने का मतलब यह था कि आकर्ष अब प्राथमिक या फिर कहे तो निम्न श्रेणी का रसायन शास्त्री नहीं रहा था। इसका स्तर बढ़ चुका था। लेकिन सवाल यह था कि अब वो कौन सी श्रेणी का रसायन शास्त्री था, माध्यमिक श्रेणी का या फिर उच्च श्रेणी का? कोई बात नहीं, यह बस एक प्राथमिक श्रेणी की ज्वाला हांडी थी। ऐसी तो कई ज्वाला हांडी हम खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए यह पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि आप किस श्रेणी के रसायन शास्त्री हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक दूसरी ज्वाला हांडी लेकर आता हूं, राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से कहा और उसी क्षण वहां से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसके मन में सवाल आया कि वह किस श्रेणी की ज्वाला हांडी लेकर जाए। माध्यमिक श्रेणी की ज्वाला हांडी तो फिर भी मिल सकती थी। शाही महल के शाही संग्रहालय में इस प्रकार की कई ज्वाला हांडियां थी, लेकिन उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी दुर्लभ थी। शाही संग्रहालय में उच्च श्रेणी की सिर्फ 2 ज्वाला हांडी थी, जिनको कोई भी नहीं ले सकता था। उनको लेने से पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। राजकुमार सूर्यवर्धन जानता था कि उसके पिता कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे। आखिरकार यह कोई पहली बार नहीं था जब वह अपने पिता से कुछ कहने जा रहा था। वैसे तो उसे पता था कि उसे मना किया जाएगा, लेकिन फिर भी वह आकर्ष के लिए एक बार कोशिश करना चाहता था। यही सब सोचते हुए उसने शाही संग्रहालय में अपना कदम रखा। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, द्वार पर खड़े पहरेदार उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगे। इतना तो उन्हें पता था कि राजकुमार सूर्यवर्धन से राजा कोई भी बात नहीं करता है, यहाँ तक कि वह उसे अपना बेटा भी नहीं मानता है। लेकिन फिर भी राजकुमार सूर्यवर्धन शाही परिवार का हिस्सा था। उसके नाम के आगे राजकुमार लगता था। बस इसी कारण से उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सूर्यवर्धन ने संग्रहालय में आते ही सबसे पहले ज्वाला हांडी वाले क्षेत्र को देखा। जब उसने माध्यमिक श्रेणी वाली ज्वाला हांडी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो पहरेदारों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह देखकर राजकुमार सूर्यवर्धन ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसने उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पहरेदार ने आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। माफ करें राजकुमार, लेकिन उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी कोई भी नहीं ले सकता। अगर आपको यह ज्वाला हांडी चाहिए तो पहले आपको महाराज से अनुमति लेनी होगी, पहरेदार ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। सूर्यवर्धन ने इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उसे तो इस प्रकार के व्यवहार की आदत हो चुकी थी। उसने माध्यमिक श्रेणी की ज्वाला हांडी ली, उसे अपनी जादुई अंगूठी में रखा और चुपचाप संग्रहालय से बाहर चला गया। इसके बाद वह सीधा अपने पिता से मिलने उनके भवन के बाहर आया। लेकिन भवन के मुख्य द्वार पर खड़े एक मध्य अवस्था के आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। यह व्यक्ति उनके गरुड़ साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जो उसके पिता का अंगरक्षक भी था। जब उसने देखा कि सामने राजकुमार सूर्यवर्धन खड़ा है तो उसने रास्ता रोकते हुए कहा, राजकुमार, महाराज अभी साधना में बैठे हैं, वह किसी से भी नहीं मिल सकते। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो आप संदेश मुझे दे दीजिए, मैं जाकर महाराज को इस बारे में बता दूंगा। क्या वह मुझे देखना भी नहीं चाहते? उनके मन में मेरे प्रति नफरत इतनी गहरी है कि मुझे उनसे बात करने के लिए भी दूसरे लोगों को बीच में लाना होगा, राजकुमार सूर्यवर्धन ने पूछा। यहाँ पर वह गुस्से में नहीं था, बस सवाल कर रहा था। राजकुमार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस वही कर रहा हूं जिसका मुझे आदेश दिया गया है, उस मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया।
हालांकि जब वह यह बात कह रहा था तब उसकी आंखों में राजकुमार सूर्यवर्धन के प्रति दया का भाव साफ नजर आ रहा था। शायद उसे भी राजकुमार सूर्यवर्धन के लिए बुरा लग रहा था। सूर्यवर्धन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके लिए इतना जवाब पर्याप्त था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी वहां से चला जाए, लेकिन आकर्ष के खातिर वह फिर भी वहां पर रुका। उसने उस मध्य अवस्था के आदमी को बताया कि वह वहां पर क्यों आया था। जब मध्य अवस्था के आदमी ने सुना कि राजकुमार सूर्यवर्धन वहां पर उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी को लेने की अनुमति लेने आया था, तो एक पल के लिए वह उलझन में पड़ गया। पर उसने कोई सवाल नहीं किया। सीधा भवन के भीतर दाखिल हुआ और महाराज को इस बारे में बता दिया। थोड़ी देर बाद वह भवन से बाहर आया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिख रहा था। उस भाव को देखकर ही राजकुमार सूर्यवर्धन को समझ में आ गया कि उसके पिता ने क्या जवाब दिया होगा। जब मध्य अवस्था का आदमी कोई जवाब देने वाला था, तब सूर्यवर्धन ने रुकने को कहा और शांत स्वर में पूछा, उन्होंने मना कर दिया ना? जी राजकुमार, मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। यह सुनकर निराश होने की जगह राजकुमार सूर्यवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अब उसने वहां पर रुककर अपना समय बर्बाद नहीं किया और वहां से रवाना हो गया। आज आपने साबित कर दिया कि मेरे लिए आपका महत्व क्या है। जिस पिता को अपने बेटे से बात करने के लिए भी बीच में दूसरे लोगों को रखना पड़ रहा हो, ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए। आज तक आपने मुझे अपना बेटा नहीं माना था, आज मैं आपको अपना पिता मानने से मना करता हूं। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस सिंहासन के घमंड में आकर आप यह सब कुछ कर रहे हैं, उसे मैं हासिल करूंगा और साबित करूंगा कि मेरा महत्व क्या है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जाते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। थोड़ी ही देर में राजकुमार सूर्यवर्धन वापस अपने भवन में लौट आया। उसने आते ही सबसे पहले आकर्ष को मध्य श्रेणी की ज्वाला हांडी दी और उसके साथ उसे यह बताया कि वह उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी क्यों नहीं ला पाया। राजकुमार सूर्यवर्धन की बात सुनकर आकर्ष को भी बहुत अजीब लगा। इतना तो उसे पता था कि गरुड़ साम्राज्य का राजा राजकुमार सूर्यवर्धन से पक्षपात करता है, लेकिन वो सूर्यवर्धन के साथ इस तरह से भी बर्ताव करता होगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। राजा ने उससे बात तक नहीं की। कोई बात नहीं राजकुमार, फिलहाल के लिए यह मध्य श्रेणी की ज्वाला हांडी ही पर्याप्त है। मैं इस पर अपनी ज्वाला का इस्तेमाल करके देख लेता हूं। अगर यह भी टूटी तो मतलब होगा कि मेरी ज्वाला उच्च श्रेणी की है और मैं उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर सकता हूं। अगर नहीं टूटी तो मतलब होगा कि ज्वाला मध्य श्रेणी की है और मैं मध्य श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर सकता हूं। आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। इसके बाद उसने राजकुमार सूर्यवर्धन की दी हुई उस ज्वाला हांडी को अपनी देव ज्वाला के साथ ताप देने लगा। अब की बार ज्वाला हांडी नहीं फूटी। यह देखकर आकर्ष के चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। मेरी ज्वाला अभी तक मध्य श्रेणी की ज्वाला है। माफ करना, मैंने आपका समय दौड़। आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैंग! अचानक से ज्वाला हांडी में धमाका हुआ और वह मध्य श्रेणी की ज्वाला हांडी भी टूटकर नष्ट हो गई। यह डॉट इस धमाके को सुनकर एक पल के लिए तो आकर्ष को समझ में नहीं आया कि प्रतिक्रिया क्या दे। वह उलझन में ही था कि तभी पास में खड़े राजकुमार सूर्यवर्धन ने उत्साहित स्वर में कहा, बधाई हो भाई आकर्ष, आपका अनुमान सही था। आपकी देव ज्वाला वाकई उच्च स्तर की है। बल्कि मुझे तो लगता है कि यह उच्च स्तर से भी थोड़ी अलग है। जिस प्रकार से इसने ज्वाला हांडी को तोड़ा है, यह इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। राजकुमार सूर्यवर्धन की यह बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर पहले तक वह निराश था कि उसकी देव ज्वाला अभी भी मध्य श्रेणी की है। अलग से आपका क्या मतलब है राजकुमार? आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से पूछा। कुछ साल पहले सुदर्शन देव गुरुकुल के एक रसायन शास्त्री ने अपनी देव ज्वाला का परीक्षण किया था।
उसकी देव ज्वाला उच्च स्तर की थी। परीक्षण के दौरान उसने एक मध्य श्रेणी की ज्वाला हांडी का इस्तेमाल किया था, इसलिए ज्वाला हांडी तुरंत टूट गई। लेकिन जिस तरह से ज्वाला हांडी टूटी थी वो तरीका थोड़ा अलग था। उस दौरान ज्वाला हांडी के सिर्फ 4 से 5 टुकड़े हुए थे, लेकिन अभी आपकी देव ज्वाला के साथ ज्वाला हांडी के टुकड़े काफी बड़ी संख्या में हो गए हैं, जिसका मतलब है कि आपकी देव ज्वाला सुदर्शन देव गुरुकुल के उस रसायन शास्त्री की देव ज्वाला से पद के मामले में ऊपर है। देव ज्वाला का ताप जितना तेज होता है, उसके द्वारा बनाई गई गोलियों में शुद्धता उतनी ही ज्यादा होती है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। राजकुमार सूर्यवर्धन की इस बात ने आकर्ष को और भी ज्यादा खुश कर दिया। वैसे इस दौरान उसने राजकुमार सूर्यवर्धन को यह नहीं बताया था कि उसकी ज्वाला देव ज्वाला नहीं बल्कि दिव्य ज्वाला है। मुझे इस बात के लिए खेद है कि मैं आपके लिए उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी नहीं ले पाया। अचानक से राजकुमार सूर्यवर्धन ने निराशा से भरे स्वर में कहा। कोई बात नहीं राजकुमार, मुझे वैसे भी उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी का कोई इस्तेमाल नहीं करना था। मैं तो बस देखना चाहता था कि मैं किसी श्रेणी का रसायन शास्त्री बना हूं। वैसे भी आज नहीं तो कल उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी मुझे मिल ही जाएगी। जब मैं मुकाबला जीत जाऊंगा तब देव गुरुकुल में शामिल होने के द्वार खुल जाएंगे। वहां से तो मुझे उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी मिल ही जाएगी। आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। उसकी यह बात सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन की निराशा थोड़ी कम हुई। अब इसके बाद आकर्ष ने राजकुमार सूर्यवर्धन से विदा ली और वापस अपने कमरे में लौट आया। वह एक बार फिर अपना ध्यान साधना पर केंद्रित करना चाहता था, क्योंकि कुछ ही दिनों में मुकाबला शुरू होने वाला था। कुल 2 मुकाबले होने वाले थे। पहला मुकाबला तो साम्राज्य के स्तर पर होने वाला था, जिसका आयोजन गरुड़ साम्राज्य का शाही परिवार करवा रहा था। यहां से सर्वश्रेष्ठ 50 योद्धाओं का चयन किया जाने वाला था, जो आगे जाकर सभी 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग लेने वाले थे। वहां से फिर कुछ योद्धाओं का चयन किया जाता, जो 3 देव गुरुकुलों में से किसी भी एक गुरुकुल का चयन कर सकते थे। बधाई हो राजकुमार, आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। शायद ऊपर वाले को भी लगा होगा कि आपके पक्ष में किसी शक्तिशाली योद्धा को भेजें। इसीलिए तो वरिष्ठ आकर्ष जैसे योद्धा आपके जीवन में आए। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। वह चौथे या फिर 7वें राजकुमार के पक्ष में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके पक्ष को चुना। भले ही शर्तों के साथ, लेकिन उनके आपके पक्ष में होते हुए आपको कोई भी झुका नहीं पाएगा। विवेक ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा। यह सब सुनकर सूर्यवर्धन भी काफी ज्यादा खुश नजर आने लगा था। दिन पर दिन बीतने लगे और आखिरकार वह दिन आ गया जब मुकाबला होने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आकर्ष और महा दोनों अपने कमरों से बाहर निकले और राजकुमार सूर्यवर्धन से मिलने के लिए चल पड़े। मुझे भी मुकाबले में भाग लेना है, महा ने आकर्ष से कहा। नहीं महा, हम यहाँ पर तुम्हारी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने मुकाबले में भाग लिया तो थोड़े ही समय में सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी है। इसलिए तुम्हें लोगों की नजरों में आने से बचना होगा। इसके अलावा मुकाबले में ऐसा एक भी योद्धा नहीं होगा जो मेरी बराबरी कर सके। फिर तुम्हारी बराबरी वाला तो वैसे भी कोई नहीं होने वाला। मुकाबले में भाग लेकर तुम क्या करोगी? तुम्हें लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं और। आकर्ष ने महा को समझाते हुए कहा, जिस पर महा ने भी कोई शिकायत नहीं की और उसकी बात मान ली। यहाँ पर आकर्ष जिस जगह की बात कर रहा था, यह वही क्षेत्र था जहाँ पर उसे उस अंगूठी को ढूंढना था। इसी तरह बात करते हुए आकर्ष और महा थोड़ी ही देर में राजकुमार सूर्यवर्धन के पास पहुंच गए। राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के आते ही वह उन्हें लेकर चक्रमान मैदान की तरफ रवाना हो गए। शाही महल में चक्रमान नाम का मैदान है। इसका क्या मतलब हुआ? मैदान को नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई? आकर्ष ने पूछा।
दरअसल इस मैदान को यह नाम योद्धा चक्रमान के नाम पर दिया गया है। योद्धा चक्रमान वह योद्धा थे जिन्होंने गरुड़ साम्राज्य की स्थापना के दौरान सबसे ज्यादा योगदान दिया था। उन्होंने हमारे पूर्वज की सबसे ज्यादा मदद की थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इस मैदान को नाम दिया गया। मैदान के चारों तरफ चार दीवारी की जगह बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इसे एक छोटा अखाड़ा माना जा सकता है। जब भी कोई मुकाबला आयोजित किया जाता है तो वह यहीं पर होता है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। इस तरह की बातें करते हुए वह लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक और समूह उनके सामने आ गया। यह राजकुमार कौशिक का समूह था, जिसमें कुल 3 लोग थे। एक था राजकुमार कौशिक, दूसरा था उसका अंगरक्षक और तीसरा था वह योद्धा जो उसके पक्ष से आज मुकाबले में भाग लेने वाला था। छोटे भाई सूर्यवर्धन, तुम यहाँ पर? तुम्हारा योद्धा कहीं नजर नहीं आ रहा जो मुकाबले में भाग लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई योद्धा मिला ही नहीं? राजकुमार कौशिक ने सूर्यवर्धन का मजाक बनाते हुए कहा। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई योद्धा मिला या नहीं यह मेरी समस्या है। तुम अपना ध्यान रखो। राजकुमार सूर्यवर्धन ने गुस्सा होने की जगह बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। लगता है नए दोस्त मिलने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच चुका है। चलो अच्छा ही है। वैसे आज तुम किसी की भी मदद ले लो, इस मुकाबले को तो मैं ही जीतूंगा। राजकुमार कौशिक ने कहा और यह कहते हुए अनीश की तरफ इशारा किया। अनीश वो योद्धा था जो उसकी तरफ से इस मुकाबले में भाग लेने वाला था। राजकुमार कौशिक का इशारा पाकर अनीश ने राजकुमार सूर्यवर्धन को प्रणाम किया, लेकिन उसका यह प्रणाम कम और बेइज्जती ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ना तो उसने हाथ जोड़े थे ना सिर झुकाया था। अब अगर अनीश राजकुमार सूर्यवर्धन से ताकतवर होता तब बात अलग थी, लेकिन अनीश यहाँ पर जानबूझकर सूर्यवर्धन को गुस्सा दिला रहा था। सूर्यवर्धन इस बात को अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वह अनीश और कौशिक दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा। यह देखकर कौशिक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अपने इस भाई को नीचा दिखाकर उसे अलग ही खुशी मिल रही थी। मैदान में तुम्हारा इंतजार रहेगा, राजकुमार कौशिक ने सूर्यवर्धन से कहा और फिर अपने साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ गया। यह कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा था। महा ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में कहा, बोलने दो। मैदान में मुकाबले के दौरान भी अगर वह यही रवैया रख पाता है तब देखेंगे। आकर्ष ने कहा। इसके बाद उन सब लोगों ने भी चक्रमान मैदान में कदम रखा। यह एक बहुत बड़ा मैदान था जिसके चारों तरफ गोलाकार पथ पर इमारतें बनी हुई थी। यह खुली इमारतें थी तो लोग इनके अंदर बैठकर बाहर मैदान में मुकाबला देख सकते थे। जब सूर्यवर्धन और उसके साथी वहां पर आए तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर की बात है, उन्होंने उसके लिए जगह तक नहीं छोड़ी। कुछ लोग तो जानबूझकर उसके रास्ते में आने लगे ताकि सूर्यवर्धन को आगे बढ़ने में समस्या आए। यह देखकर सूर्यवर्धन को गुस्सा आने लगा। विवेक, उसने अपने पीछे खड़े अपने अंगरक्षक को आवाज लगाई। विवेक ने राजकुमार का इशारा समझ लिया और तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सामने खड़े सभी लोगों को दूर कर दिया। तुरंत भीड़ के बीच से एक छोटा रास्ता बन गया, जहां से होकर राजकुमार अपने साथियों के साथ अपने लिए आरक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, मगर जैसे ही विवेक ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लोग ध्यान से राजकुमार सूर्यवर्धन को देखने लगे। इस बीच दूसरे राजकुमार और कहीं और महलों के उच्च अधिकारी भी वहां पर आने लगे। महाराज पधार रहे हैं। अचानक से एक स्वर सभी को सुनाई देने लगा, जिसे सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन और बाकी सभी लोगों का ध्यान एक दिशा में केंद्रित हो गया। गरुड़ साम्राज्य का राजा। उस स्वर को सुनकर आकर्ष का ध्यान भी उस दिशा में चला गया जहां पर सभी लोग देख रहे थे। सामने की तरफ से एक मध्य अवस्था का आदमी आ रहा था, जिसके साथ कई सारे अंगरक्षक थे। उनमें सबसे कमजोर भी महामंत्र मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था।
राजा दिखने में एक मध्य अवस्था के आदमी के जैसा था, जिसने सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे। मध्य अवस्था में होने के बावजूद उसके बाल पूर्ण रूप से काले थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजा ने अपने चेहरे और अपने दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। जैसे ही राजा ने इमारत के भीतर कदम रखा, सबके सब लोग एक एक करके खड़े होने लगे और राजा को प्रणाम करने लगे। यह इमारतें छावनी के जैसी थी, 4 स्तंभ और ऊपर एक छोटी सी छत। इस प्रकार की संरचना मैदान की पूरी परिधि पर बनी हुई थी। हर एक इमारत के भीतर 3 से 4 योद्धा बैठे थे। कुल मिलाकर कहें तो यह उन लोगों के लिए आरक्षित क्षेत्र थे जो इस मुकाबले में भाग लेने वाले थे। रही बात उन लोगों की जो इस मुकाबले को देखने आए थे, तो उनके लिए जगह पूरी अलग थी। राजा को आया देखकर प्रत्येक योद्धा अपने स्थान से खड़ा हो गया था और उसको प्रणाम करने लगा था। सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ना तो प्रणाम किया था और ना ही अपने स्थान से खड़े हुए थे। इनमें से एक तो था आकर्ष, दूसरी थी महा और तीसरी थी स्वप्नलता, जो राजकुमार वंश के साथ ही बैठी थी। इस समय राजकुमार वंश भी खड़े होकर अपने पिता को प्रणाम कर रहा था, लेकिन स्वप्नलता अपने स्थान पर ऐसे बैठी थी जैसे वह किसी राजा से नहीं बल्कि अपने परिवार के एक सामान्य व्यक्ति से मिल रही हो। राजा की नजर तुरंत उन तीनों पर चली गई जिन्होंने उसे प्रणाम नहीं किया था। उसका ध्यान सबसे पहले स्वप्नलता पर गया। तुम वापस कब आई स्वप्नलता? राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा। असल में राजा को भी यह बात पता थी कि अगर पद की बात करें तो उसमें स्वप्नलता उससे ऊपर है। वह उर्णनाभ गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख की शिष्या थी, जिनके अधीन 13 उच्च श्रेणी के साम्राज्य थे, जबकि वह सिर्फ गरुड़ साम्राज्य का राजा था। स्वप्नलता से तो वह अपनी तुलना भी नहीं कर सकता था। बस कुछ ही दिन हुए हैं। वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है? स्वप्नलता ने पहले राजा के सवाल का जवाब दिया और फिर राजा का हालचाल पूछा। राजा ने फिर से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इस तरह कुछ देर तक उसके साथ बात करने के बाद राजा ने अपनी नजर आकर्ष व महा की तरफ की। सभी को लग रहा था कि शायद राजा गुस्सा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा राजा बिल्कुल शांत होकर उन दोनों को देख रहा था। साम्राज्य का राजा होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके बेटे के साथ कुछ लोग कई दिनों से थे और उसे पता ना हो। जब आकर्ष ने रूपाली को सबक सिखाया था, उसी दिन राजा को आकर्ष और महा के बारे में पता चल गया था। लेकिन जब उसने उन दोनों की पहचान का पता लगाने की कोशिश की तो उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली। इस कारण न चाहते हुए भी राजा के मन में भी आकर्ष व महा के प्रति एक डर बैठ चुका था। राजा इस समय शांत इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ था, स्वप्नलता उसका बदला लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जब उसने देखा कि स्वप्नलता भी अपने स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी है, तो उसने आकर्ष व महा से दुश्मनी करने की कोशिश नहीं की। स्वप्नलता शांत बैठी थी, यही इस बात का सबूत था कि उसने आकर्ष व महा की पहचान के बारे में पता किया होगा। जरूर उन दोनों की पहचान में कुछ विशेष होगा, जिस कारण से स्वप्नलता ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। राजा ने दोनों को नजरअंदाज किया और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसने महा के ऊपर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी उम्र को देखने की कोशिश जरूर की थी। लगता है लोग झूठ ही कह रहे थे। यह महिला तो कहीं से भी 100 वर्ष से कम उम्र की नहीं लग रही। राजा ने मन ही मन अपने आप से कहा। महा ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर लिया था, तो उसने इस बारे में आकर्ष को बताया। चिंता मत करो, वो सिर्फ यह देखने की कोशिश कर रहा है कि तुम 100 वर्ष से कम उम्र की हो या नहीं, आकर्ष ने जवाब दिया। इधर राजा के आने के बाद मुकाबला शुरू हो चुका था। राजा सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का चयन करना चाहता था, तो थोड़ी ही देर में कई योद्धा मुकाबले से बाहर हो गए। क्या हुआ सूर्यवर्धन, तुम्हारा योद्धा अभी तक नहीं आया? कौशिक ने सूर्यवर्धन का मजाक बनाते हुए कहा। बुश! जैसे ही उसने यह बात कही,
अचानक से रेत के लाखों कण एक तरंग की भांति उड़ते हुए अखाड़े के बीचों बीच जाकर इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने एक मानव शरीर का रूप लेना शुरू कर दिया। मेरा चुना गया योद्धा तो कब से यहीं पर था। अफसोस तुम अंधे थे जो देख नहीं पाए। सूर्यवर्धन ने आखिरकार अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा।